जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये जो पिछले वीडियो का यानी कि पिछले लेसन का जो स्मरणीय तथ्य बाकी था वहां से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। एल श्रीवास्तव ने शाहजहां शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य की दृष्टि से मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। यानी कि जो शाहजहां का शासनकाल था उस शासनकाल को क्या कहा जाता है स्थापत्य की दृष्टि से, तो मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। और यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो एल श्रीवास्तव के द्वारा यह कथन कहा गया है। सर्वप्रथम औरंगजेब ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। सबसे पहले किस शासक के द्वारा यानी कि मुगल शासक के द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया गया था, तो औरंगजेब ने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान सूर थे। कवि मलिक मोहम्मद जायसी, ये मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। जो मलिक मोहम्मद जायसी थे यह किस शासक के समकालीन थे? तो शेर शाह के समकालीन थे। इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। यानी कि जो पद्मावत है यह किसकी रचना है? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। सिखों के दसवें दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटना में। सिख गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। जो गुरुमुखी लिपि है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु अंगद देव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। जहांगीर ने सन 1602 ईस्वी में अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी और वीर सिंह बुंदेला को 3000 घुड़सवारों का मनसब प्रदान किया। सन 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने आज्ञा की नगद पेशकश को नजर कहा जाए। नगद पेशकश को क्या कहा जाए? तो नजर कहा जाए। तथा शहजादों द्वारा बादशाह को दिए उपहार को नियाज एवं अमीरों के उपहार को निसार कहा जाए। जो अमीरों के द्वारा उपहार दिए जाते थे उसे क्या कहा गया? तो निसार। और जो बादशाह यानी कि शहजादों द्वारा बादशाह को दिए गए उपहार थे उसे नियाज कहा गया। 1616 ईस्वी में मनेर कहाँ पे? तो यह पटना में। 1616 ईस्वी में मनेर में इब्राहिम खान द्वारा निर्मित मखदुम में शाह दौलत का मकबरा बिहार के मध्यकालीन इतिहास में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक था। कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? तो यूसुफ शाह चक था, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था। नालंदा में दफन है। जो यह यूसुफ शाह चक है यह कहाँ पे इसका दफन किया गया? यानी कि इसका कब्र कहाँ पे? तो इसे नालंदा में इसे दफन किया गया है। विलियम फिंच ने इलाहाबाद में निर्मित 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5 से 20 हजार लोगों के काम करने का उल्लेख किया है। अली गौवर का बिहार अभियान 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ। जो अली गौवर था इसका बिहार अभियान कब समाप्त हुआ था? तो 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ था। शेर शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 से 500 250 और 500 जैसी इकाइयों में विभाजित किया था। यानी कि सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 जैसी इकाइयों में किसके द्वारा विभाजित किया गया था? तो शेर शाह के द्वारा विभाजित किया गया था। और आगे चलकर जो शेर शाह का बेटा था इस्लाम शाह, उसने भी इसी तरह का सैन्य टुकड़ियों का विभाजन किया था। उसके बाद है इस लेसन पे आधारित बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो सबसे पहला कथन है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। यह कथन सत्य है, क्योंकि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ही हुआ था। दूसरा कथन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर की जीत हुई थी। ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठों के बीच हुआ था। यह कथन आपका गलत है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। कभी कभी एग्जाम में अकबर की जगह पे आपका बैरम खान दे देता है, क्योंकि जो अकबर थे अभी उस समय छोटे थे और बैरम खान जी थे वह अकबर के संरक्षक थे। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो जो औरंगजेब था, औरंगजेब के द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया गया था। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो जो जहांगीर था, जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो भारत आया था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो भारत आया था। नेक्स्ट है कि
कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शासक है जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है, यानी कि इन्हें कहाँ दफन किया गया, तो इन्हें नालंदा में दफन किया गया है। कहाँ पे दफन किया गया, इन्हें नालंदा में दफन किया गया। किसे, तो यूसुफ शासक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन ने भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो जो मनसबदारी व्यवस्था थी इसे सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मनसबदारी व्यवस्था को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विवाद है क्योंकि अभी हम लोग स्मरणीय तथ्य में देखे हैं लोग कि शेर शाह और इस्लाम शाह यानी कि इन दोनों के द्वारा सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 और 500 में विभाजित किया गया था। तो इसका आंसर की बात करें तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इस्लाम शाह नहीं रहता तो इसका आंसर शेर शाह होता, और शेर शाह नहीं होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, इस्लाम शाह इसका सही उत्तर होता। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि यह कथन किसका है, यानी कि कथन यह कथन किसका है। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो यह जो कथन है विलियम फिंच का कथन है। किसका कथन है, तो यह विलियम फिंच का कथन है। यहाँ पे आंसर की दिया गया है और आप इस आंसर से क्रॉस चेक कर सकते हैं जितने सारे हम लोग क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद है 19वां लेसन है मराठा साम्राज्य। बहुत सारे बुक में या बहुत ही सारे शिक्षकों के द्वारा मराठा साम्राज्य को आधुनिक भारत में पढ़ाया जाता है, लेकिन इस बुक में मेडाइवल हिस्ट्री में दिया है, लेकिन हम लोग इसे मॉडर्न हिस्ट्री मानकर पढ़ेंगे। तो इस लेसन का नाम क्या है, मराठा साम्राज्य, और यह चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय शासकों का इतिहास है। मराठों का मूल निवास क्षेत्र मराठवाड़ा, जो मराठों का मूल निवास क्षेत्र था मराठवाड़ा 3 भागों में विभक्त था। मराठवाड़ा कितने भागों में विभक्त था, तो वह 3 भागों में विभक्त था। पहला सह्याद्री पर्वत से दक्षिण तटवर्ती भाग तक है, दूसरा सह्याद्री का पर्वतीय क्षेत्र, और तीसरा पूर्वी मैदान का पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र। सह्याद्री के तटवर्ती क्षेत्र को कोंकण एवं पर्वतीय क्षेत्र को मावला के नाम से जाना जाता था। जो सह्याद्री के तटवर्ती क्षेत्र थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें कोंकण के नाम से जाना जाता था, और जो पर्वतीय क्षेत्र थे उन्हें मावला के नाम से जाना जाता है। यहाँ कृषि कार्य कठिन था। प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण मराठों में साहस से कठोर परिश्रम, आत्म संयम जैसे गुणों का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के संतों जैसे ज्ञानेश्वर एकनाथ तुकाराम और रामदास की शिक्षाओं ने मराठा राज्य के उदय में सहयोग दिया। मराठों में एकता की भावना जगाने में मराठी भाषा का सर्वाधिक योगदान रहा। मराठा साम्राज्य में सबसे पहले शासक हुए शिवाजी, और इन्हीं शिवाजी के द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी। 1627 से ईस्वी में शिवाजी का जन्म सिवनेर, कहाँ पे, तो सिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। जो शिवाजी थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो सिवनेर में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1627 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम है जीजाबाई। इनकी माता का नाम क्या था, तो जीजाबाई, और पिता शाहजी भोसले थे। इनके पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। इनके दादा का नाम क्या था, तो कोंडदेव था, और ये शिवाजी के संरक्षक थे, यानी कि शिवाजी के दादा इनका संरक्षण करते थे। शिवाजी के ऊपर समर्थ गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव था। रामदास ने महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित किया। शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी के द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया था, तो शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था, तो आदिल शाही राज्य के विरुद्ध किया था। सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीता। सिंहगढ़ का किला शिवाजी के द्वारा कब जीता गया था, तो 1643 ईस्वी में। और 1646 में पूना के पास स्थित तोरन के किले को जीते, एवं 1648 में पुरंदर को किले को जीता। 1648 में कौन सा किला जीता, तो पुरंदर का, और 1646 में तोरन का किला जीता, और 1643 में सिंहगढ़ का किला जीता। मराठा शक्ति को संगठित करके मराठा साम्राज्य के उदय में सर्वाधिक योगदान शिवाजी ने दिया। किसके द्वारा दिया गया, तो शिवाजी के द्वारा दिया गया। शिवाजी ने दक्षिणी रियासतों और मुगल साम्राज्य के झगड़ों का फायदा उठाते हुए अपनी स्थिति को मजबूत कर स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का निर्माण किया। जून 1674 में उन्होंने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़, कहाँ पे, तो रायगढ़ में अपना राज्य अभिषेक करवाया। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ पे हुआ था, तो रायगढ़ में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था इनका राज्य अभिषेक, तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट, उन्हीं के द्वारा। और कब किया गया था, तो 1674 ईस्वी में। तथा हिंदू पद पादशाही की उपाधि धारण की। शिवाजी ने पादशाही की भी उपाधि धारण की थी। अगला टॉपिक है शिवाजी का प्रशासन, यानी कि इनका साम्राज्य में प्रशासन किस
तरह से चलते थे। शिवाजी का राज्य आदर्श से प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, अर्थात राज्य की संपूर्ण शक्ति एवं अधिकार उनके हाथों में था। शिवाजी ने राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभक्त कर दिया था। प्रांतों यानी सूबों को परगनों और तालुकों में विभाजित किया था। परगनों के अंतर्गत तरफ और मौजे आते थे। जो परगना था उसके अंतर्गत तरफ और मौजे आते थे। राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो ग्राम थी। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए आठ मंत्रियों की परिषद होती थी। उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। यानी कि इन 8 मंत्रियों के परिषद को क्या कहा गया था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। इसे परिषद का प्रत्येक मंत्री अपनी विभाग का प्रमुख होता था। परिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार शिवाजी के पास था। नियुक्ति का अधिकार किसके पास था? तो शिवाजी के पास था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे। मंत्रियों के निर्णय मानना शिवाजी के लिए बाध्यकारी नहीं था। शिवाजी ने किसी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं बनाया। यानी कि जो ये 8 मंत्री थे या अष्टप्रधान के अंतर्गत जो भी मंत्री रहते थे, उन्होंने किसी भी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं बनाया। अभी देखते हैं कि अष्टप्रधान में कौन-कौन से मंत्री थे या कौन-कौन सा पद था और वह पद किससे संबंधित था। तो सबसे पहला है पेशवा। जो पेशवा का पद था अष्टप्रधान में, यह राजा का प्रधान मंत्री था। जो पेशवा होता था वह राजा का प्रधान मंत्री होता था। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना था। नेक्स्ट है अमात्य या मजूमदार। यह वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था तथा राज्य की आय और व्यय का ब्यौरा रखता था। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मराठा साम्राज्य में वित्त एवं राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था? तो अमात्य या मजूमदार कहा जाता था। वाक्यानवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करता था। राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध किसके द्वारा किया जाता था? वाक्यानवीस के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है सुरुनवीस या चिटनीस। ये चिटनीस से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि चिटनीस से क्या था? तो चिटनीस या सचिव राजा के सचिवालय का प्रमुख अधिकारी पत्राचार विभाग से संबंधित। यानी कि चिटनीस का संबंध किससे था? तो पत्राचार विभाग से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है दबीर या सुमंत। ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। दबीर या सुमंत विदेश मंत्री होता था। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री किसे कहा जाता था? तो सुमंत को। सेनापति या सर ए नौबत सेना का प्रमुख होता था। सेना की भर्ती, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति इसके मुख्य कार्य थे। नेक्स्ट है पंडित राव। पंडित राव जो था यह धार्मिक मामलों का प्रमुख था। नेक्स्ट है न्यायाधीश। न्याय विभाग का प्रमुख है दीवानी और फौजदारी मुकदमों का हिंदू कानून द्वारा निस्तारण करने का कार्य न्यायाधीश का होता था। नेक्स्ट है प्रांतीय अधिकारी। तो एक तरफ प्रांत दिया गया यानी कि सर सूबा या प्रांत, और इस सर सूबा के प्रांत के अधिकारी को सर ए कारकुन कहा जाता था। महाल के यानी कि जो महाल था उसके अधिकारी को सर हवलदार कहा जाता था। तरफ के अधिकारी को हवलदार और कारकुन कहा जाता था और गांव के अधिकारी को पटेल या पाटिल कहा जाता था। पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर सभी को अवसर पड़ने पर सेना का नेतृत्व करना पड़ता था। 3 मंत्रियों वाक्यानवीस पेशवा तथा सचिव को राज्यों का प्रभारी भी बनाया जाता था। यानी कि जो 3 मंत्री थे वाक्यानवीस, पेशवा तथा सचिव, इन्हें राज्यों का प्रभारी भी बनाया जाता था। अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों में दीवाने, जो सचिव, इसे सचिव भी कहा जाता था। मजूमदार या लेखा परीक्षक या लेखागार से संबंधित था। फडनीस या उप लेखा परीक्षक होता था। सबनीस कार्यालय प्रभारी होता था। कारखानिस का संबंध रसद अधिकारी यानी कि रसद अधिकारी को कारखानिस से कहा जाता था। चिटनीस पत्राचार लिपिक से इसका संबंध था। जमादार या खजांची होता था यानी कि खजांची कहलाता था। पोर्टनीस, इसे रोकड़िया कहा जाता था, आदि शामिल थे। नेक्स्ट टॉपिक है भू राजस्व व्यवस्था। मराठा साम्राज्य की भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार थी? शिवाजी ने किसानों के साथ भू राजस्व व्यवस्था अर्थात रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। उनकी भू राजस्व व्यवस्था का आधार मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था थी। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था थी उनका आधार किस शासक या किससे यानी कि प्रेरित था? तो मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था थी। शिवाजी ने अन्ना जी दत्तो के निर्देशन में 1679 ईस्वी में समस्त भूमि की माप करवाई। माप का आधार छड़ी, लाठी, काठी अथवा लाठा था। इसे मुगल काल में जरीब कहा जाता था। यानी कि ये जो जितने थे छड़ी, लाठी, काठी अथवा लाठा, इसे मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो जरीब कहा जाता था। यह काठी 5 हाथे, काठी जो था वह 5 हाथे और 5 मुट्ठी लंबी होती थी। 20 काठी जो थी वह 20 काठी लंबाई व 20 काठी चौड़ाई भूमि को बीघा कहा जाता था। और आज भी यानी कि जो काठी के जगह पे है उसे
क्या कहा जाता है? तो कट्ठा कहा जाता है। कट्ठा कहा जाता है। 120 बीघे को चावल कहा जाता था। 120 से बीघे को क्या कहा जाता था? तो चावल ही कहा जाता था। शिवाजी ने उपज का 33 से 40 प्रतिशत के बीच भू राजस्व लिया था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी के काल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व लिया जाता था? तो 33% इनके काल में भू राजस्व लिया जाता था। 33 से 40%। शिवाजी ने जमींदारी जमींदारी यानी कि देशमुखी व्यवस्था समाप्त करने की कोशिश की, परंतु ना तो वे अधिकारियों को मुकासा यानी कि जागीरें मुकासा देना बंद कर पाए और ना ही देशमुखी देशमुखी व्यवस्था को समाप्त समाप्त कर पाए। जो देशमुखी व्यवस्था है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि देशमुखी व्यवस्था का संबंध किससे है, तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? तो शिवाजी से इनका संबंध हो जाएगा। आय के अन्य स्रोतों में चौथ और सरदेशमुखी प्रमुख थे। जो चौथ था वह पड़ोसी राज्यों की आय का 1/4 भाग होता था। चौथ ये किससे लिया जाता था? तो पड़ोसी राज्यों की आय का 1/4 होता था। यह पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के बदले लिया जाता था। यानी कि जो चौथ कर था यह किस लिए लिया जाता था? इसका उद्देश्य क्या था? तो पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के बदले लिया जाता था। सरदेशमुखी सरदेशमुखी भू राजस्व का 10% होता था। कितना प्रतिशत? सरदेशमुखी भू राजस्व का होता था तो 10% थे। शिवाजी स्वराज्य के सबसे बड़े देशमुख थे। स्वराज्य की रक्षा के लिए उन्हें सरदेश से मुखी लेने का अधिकार था। चौथ से प्राप्त आय का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था? तो 1/4 भाग्य छत्रपति के पास से जाता था, उसे बाबती कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? तो बाबती कहा जाता था। 6% पंत सचिव को मिलता था, जिसे सहोत्रा सहोत्रा कहा जाता था। 3% छत्रपति के विवेक पर विभिन्न सरदारों के मध्य विभाजित किया जाता था, जिसे नादे गोंदा कहा जाता था। शेष रकम मराठा घुड़सवारों को दे दी जाती थी। जो शेष रकम थी वह किसे दे दी जाती थी? तो मराठा घुड़सवारों को दे दी जाती थी। अगला टॉपिक है मराठा साम्राज्य का सैन्य प्रशासन। इस समय सैन्य प्रशासन किस प्रकार से थे? शिवाजी ने एक नियमित तथा अस्थाई अस्थाई सेना रखी। सेना का मुख्य भाग पैदल और घुड़सवार सेना थी। जो सेना का मुख्य भाग था वह पैदल और घुड़सवार सेना थी। सैन्य प्रशासन में दुर्गों का विशेष महत्व होता था। शिवाजी के शासन क्षेत्र में 240 से 250 दुर्ग होते थे। इन दुर्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी हवलदारों को सौंपी गई थी। शिवाजी के पास एक नौसेना थी, यानी कि इनके पास नौसेना भी थी। सर्वप्रथम 1658 ईस्वी में कल्याण विजय के बाद यहाँ पर नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया। आगे चलकर कोलाबा जो था यह शिवाजी की नौसैनिक का मुख्य केंद्र बन गया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि कोलाबा का संबंध किससे था, या मराठा साम्राज्य में कोलाबा क्या था? तो यह नौसैनिक के मुख्य केंद्र बन गया। शिवाजी की घुड़सवार सेना अत्यंत योग्य थी। इसमें दो तरह के सैनिक थे। कितने तरह के सैनिक थे? तो दो तरह के। पहला सिलहदारे पहले सिलहदार थे और दूसरा बरगीर थे। क्या थे? तो बरगीर थे। सिलहदार की बात की जाए तो अस्त्र शस्त्र एवं घोड़े का स्वयं प्रबंध करना होता था। जो सिलहदार सैनिक थे या सेना थे उन्हें अस्त्र शस्त्र एवं घोड़े का स्वयं प्रबंध करना होता था। जो बरगीर होता था, राज्य की ओर से घोड़े अस्त्र शस्त्र मिलते थे। बरगीर सेना को राज्य की तरफ से घोड़े अस्त्र शस्त्र मिलते थे। नेक्स्ट टॉपिक है घुड़सवार सेना का सैनिक संगठन। घुड़सवार सेना का सैनिक संगठन। 25 बरगीर पर एक हवलदार था। 5 हवलदार पर एक जुमलादार था। 10 जुमलादार पर एक हजारी होता था। एक हजारी के ऊपर या इससे बड़ा पंच हजारी था। सर ए नौबत सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मराठा साम्राज्य में सेना का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो सर ए नौबत कहा जाता था। अगला टॉपिक है न्याय प्रशासन। इससे साम्राज्य की न्याय प्रशासन कैसी थी? शिवाजी न्यायाधीश एवं पंडित राव की सहायता से निर्णय देते थे। शिवाजी के समय न्यायालय को धर्मसभा अथवा हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हुजूर हाजिर मजलिस से कहा जाता था। प्रांतीय एवं महाल स्तर पर न्याय के लिए मजलिस हुआ करती थी, जिसे सभा कहा जाता था। न्याय धर्मशास्त्रों पर आधारित था। इस समय जो न्याय था वह किस पे आधारित था? तो धर्मशास्त्रों पे आधारित था। नेक्स्ट है धार्मिक नीति। शिवाजी की धार्मिक नीति मुस्लिमों के प्रति भी सहिष्णु थे। मुस्लिम औरतों के साथ भी सम्मानपूर्ण व्यवहार किया। शिवाजी का प्रबल आलोचक खफी खां भी उनकी धार्मिक नीति की प्रशंसा करता था। पुरंदर की संधि जो 22 जून 1565 को हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? जो शिवाजी थे इनके जीवन काल में जो पुरंदर की संधि थी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 22 जून 1665 ईस्वी को। शिवाजी और मुगल सूबेदार जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। संधि के समय वेनिस यात्री मनुची उपस्थित था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो संधि हुआ था उस समय कौन उपस्थित था? तो मनुची भी उपस्थित था। और जो पुरंदर की संधि हुई थी वह
किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। इस संधि की निम्नलिखित शर्तें थे। शिवाजी अपने 35 में से 23 किले मुगलों को दे देंगे। यानी कि पहली शर्त क्या थी? तो शिवाजी जो थे उनके पास 35 जो किले थे उनमें से 23 किले मुगलों को दे देंगे और उन्होंने दे भी दिया। शिवाजी मुगलों की तरफ से जो शिवाजी थे वो मुगलों की तरफ से युद्ध एवं सेवा करेंगे। शिवाजी के पुत्र संभाजी संभाजी को मुगल दरबार में 5,000 का मनसब दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है शिवाजी के उत्तराधिकारी यानी कि शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो उनके बेटे यानी कि पुत्र संभाजी उनका उत्तराधिकारी हुए और इनका शासनकाल 1680 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक रहा था। जो संभाजी थे इन्हीं के नाम पे जो अभी छावा मूवी आया था हाल ही में, इन्हीं के नाम पे यह मूवी बना था। शिवाजी के बाद उनका पुत्र संभाजी संभाजी गद्दी पर बैठा। संभाजी ने उत्तर भारत में एक ब्राह्मण कवि कलश पर अत्यधिक भरोसा किया और उसे समस्त अधिकार प्रदान कर दिए। इस प्रकार संभाजी के समय ही अष्टप्रधान का विघटन हो गया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो अष्टप्रधान है उसका विघटन किसके समय में हुआ था? तो संभाजी के शासनकाल में हो गया था। इसी समय औरंगजेब के भगोड़े पुत्र अकबर द्वितीय इसे कहा जाता है। या अकबर को संभाजी ने शरण दे दी। फलस्वरूप औरंगजेब ने संभाजी को पकड़कर फांसी दे दी और उनके परिवार के लोग बंदी बना लिए गए, जिनमें उनका पुत्र साहू भी शामिल था। साहू किनका पुत्र था? तो संभाजी का पुत्र था। उसके बाद ही अगला उत्तराधिकारी यानी कि अगला शासक कौन होता है? तो राजाराम। राजाराम का शासनकाल 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक रहा था। राजाराम को रायगढ़ में छत्रपति घोषित किया गया था। 1691 ईस्वी में मुगलों ने जुल्फिकार खां के नेतृत्व में जिंजी का घेरा डाल दिया। जो जिंजी का घेरा था वह कब हुआ था या कब डाला गया था? तो 1691 ईस्वी में। 8 वर्षों तक ये राजाराम जिंजी के किले में कैद रहा। 1698 ईस्वी में राजा राम ने जिंजी से पलायन करके सतारा को अपनी राजधानी बनाया। राजा राम ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो सतारा को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद ये शासक बनते हैं शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई। शिवाजी द्वितीय किनके पुत्र थे? तो ताराबाई के। और इनका शासनकाल 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा था। ताराबाई राजा राम की विधवा थे। इसने अपने अल्प वयस के 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन किया तथा मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। उसके बाद साहू जी शासक बनते हैं और इनका शासनकाल 1707 से लेकर 1749 ईस्वी तक रहा था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के दूसरे पुत्र मोहम्मद आजम ने साहू को छोड़ दिया। 1707 ईस्वी में खेड़ा नामक के स्थान पर उत्तराधिकार को लेकर साहू एवं ताराबाई के मध्य युद्ध हुआ। जो खेड़ा का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था यह खेड़ा का युद्ध? तो साहू यानी कि जो संभाजी के बेटे थे साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था यह युद्ध। मराठा राज्य की सत्ता दो केंद्रों में विभाजित हो गई। सतारा में साहू जबकि कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय यानी कि ताराबाई का शासन था। जो साहू थे इनका शासन कहाँ पे था? तो सतारा में। और जो शिवाजी द्वितीय थे इनका शासन कहाँ था? तो कोल्हापुर में इनका शासन था। 1731 ईस्वी में संभाजी द्वितीय और साहू के बीच वारणा की संधि। कौन सी संधि? वारणा की संधि से आपसी संघर्ष यानी कि सतारा एवं कोल्हापुर के मध्य समाप्त हुआ। जो यह वारणा की संधि थी, वारणा की संधि कब हुई थी? तो 1731 ईस्वी में। और किसके बीच हुई थी? तो संभाजी द्वितीय एवं साहू के बीच हुई थी। साहू के द्वारा सेना करते यानी कि सेना करते का मतलब क्या होता है? सेना को संगठित करने वाला का पद गठित किया गया। सेना करते पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति बालाजी विश्वनाथ था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेना करते थे सेना करते पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ था। और ये जो सेनाकर्ता पद था या सेनाकर्ते पद थे, इसकी गठन या स्थापना किसके द्वारा की गई? तो साहू के द्वारा की गई थी। उसके बाद अगला शासक कौन बनता है? तो राजाराम द्वितीय जिनका शासनकाल 1749 से लेकर 1750 ईस्वी तक रहा था। शिवाजी द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था, अतः ताराबाई के कहने पर राजाराम द्वितीय को छत्रपति बनाया गया। वह अंतिम में महत्वपूर्ण छत्रपति था। इसी के समय पेशवा बालाजी बाजीराव ने 1750 ईस्वी में प्रसिद्ध संगोला की संधि राजाराम द्वितीय के साथ की। जो संगोला की संधि हुई थी वह कब हुई थी? तो 1750 ईस्वी में हुई थी। और किसके बीच हुई थी? तो बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के साथ हुई थी। इसे संधि के अनुसार
छत्रपति के समस्त अधिकार पेशवा पेशवा को हस्तांतरित हो गए। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी संधि से जो छत्रपति का समस्त अधिकार था वो पेशवा को हस्तांतरित हो गया था, तो संगोला की संधि के तहत है। नेक्स्ट है इस लेसन पे आधारित स्मरणीय तथ्य। शिवाजी के संरक्षक के दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी का संरक्षक कौन था? तो दादाजी कोंडदेव थे। यद्यपि अध्यात्म के क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव समर्थ गुरु रामदास का पड़ा था। शिवाजी ने सर्वप्रथम 16 वर्ष की आयु में यानी कि 1643 ईस्वी में बीजापुर रियासत के सिंहगढ़ किले पर अधिकार किया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां को दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त किया। सरंजामी प्रथा मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि जो सरंजामी प्रथा थी वह किससे संबंधित थी? तो मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में पांच हजारी मनसबदार बनाकर एक जागीर दे दी गई। 1659 ईस्वी में बीजापुर राज्य के अपने एक प्रख्यात सरदार अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा गया। शिवाजी ने मुगलों को सलाहार के युद्ध में हराया। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलाहार के युद्ध में हराया था। मावली सैनिक शिवाजी के अंग रक्षक थे। जो मावली सैनिक थे ये शिवाजी के क्या थे? तो शिवाजी के अंग रक्षक थे। एवं सर-ए-नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। यह यानी कि 33% से बढ़कर यह कितना प्रतिशत हो गया था? तो 40% हो गया था। नेक्स्ट है इस लेसन पे आधारित बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो जो अष्टप्रधान था वह उसका गठन शिवाजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी रायगढ़ में थी। कहाँ भी थी इनकी राजधानी? रायगढ़ में इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो जो सरंजामी प्रथा थी उसका संबंध मराठा भूराजस्व प्रथा से था। मराठा भूराजस्व प्रथा से सरंजामी प्रथा का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम है रामदास था। क्या था? गुरु का नाम इनका रामदास था। अगला क्वेश्चन है कि वह मराठा महिला जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वो कौन थी? तो वह ताराबाई थी। ताराबाई के द्वारा मुगलों के साथ यानी कि मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा था। उसके बाद ये अगला लेसन है 20वां लेसन है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। बहुत सारे बुक में यहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि माना जाता है। बहुत ही सारे बुक में यहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास दिया गया रहता है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनी एवं उनकी स्थापना का वर्ष दिया गया। एक तरफ कंपनी का नाम दिया गया और दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष दिया गया है। तो सबसे पहली कंपनी है एस्टाडो द इंडिया। यह पुर्तगाली कंपनी थी। यह कहाँ की कंपनी थी? एस्टाडो द इंडिया। तो यह पुर्तगाली कंपनी थी और इसकी स्थापना 1505 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1505 में। दूसरी कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 या 1599 में हुई थी। वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी यानी कि यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इसे जाना जाता था और इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। कंपनी द इंदे ओरिएंटाल यह फ्रांसीसी कंपनी थी और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1731 ईस्वी में। तो सबसे पहले अब ये देखते हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन है। भारत में पुर्तगालियों का आगमन किस प्रकार से हुआ था? सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकटे पहुंचा। उसका स्वागत कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन, जो यह जमोरिन था यह शासक नहीं था, यानी कि यह एक उपाधि थी। यह कालीकट के शासक की उपाधि थी। जमोरिन क्या थी? तो कालीकट के शासक की उपाधि थी, यानी कि इसका स्वागत कालीकट के तत्कालीन शासक के द्वारा किया गया। भारत में द्वितीय पुर्तगाली आगमन ने पेट्रो अल्वारेज कैबराल के नेतृत्व में 1500 ईस्वी में हुआ था। यानी कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? तो पेड्रो अल्वारेज कैबराल था। कौन था? कैबराल था। और यह कब भारत में आया था? तो 1500 ईस्वी में आया था।
पुर्तगालियों का व्यापारी के घटनाक्रम। नेक्स्ट टॉपिक है पुर्तगालियों का व्यापारी के घटनाक्रम। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने कालीकट की यात्रा की। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में की थी। यानी कि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की थी, तो कोचीन में की थी। और कब की थी, तो 1503 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है 1505 ईस्वी पुर्तगालियों ने भारत में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की। फ्रांसिस्को द अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर बनाया गया। पुर्तगालियों को मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया। जो यह ब्लू वाटर पॉलिसी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ब्लू वाटर जो पॉलिसी है यह किसके द्वारा चलाई गई थी, तो अल्मीडा के द्वारा चलाई गई थी। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात तुर्की एवं मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। नेक्स्ट है 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्के 1509 ईस्वी में वायसराय बना। अल्फांसो डी अल्बुकर्के यह वायसराय कब बना था, तो भारत का, तो 1509 ईस्वी में। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया। जो अल्बुकर्क था यह गोवा को कब जीत लिया, तो यह 1510 में अपने अधीन कर लिया। नेक्स्ट है 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा इसे अपनी राजधानी बनाया गया था, तो गोवा को राजधानी बनाया था। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। कॉटेज आर्माडा कारवान सिस्टम के माध्यम से पुर्तगालियों ने समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम किया। नेक्स्ट है भारत में तंबाकू की खेती जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात हुई थी। यानी कि पुर्तगालियों की यही देन है। तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है, तो पुर्तगालियों की ही देन है। पुर्तगालियों ने ही 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। पुर्तगालियों के द्वारा कब प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी, तो 1556 ईस्वी में। और कहाँ पे की गई थी, तो गोवा में की गई थी। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कब की गई, पुर्तगालियों के द्वारा, तो 1560 ईस्वी में। और कहाँ पे की गई, तो गोवा में। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ज्यूस संत जेवियर भारत आया। थॉमस बेस्टे नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर पराजित किया था। जबकि गोवा, दमन व दीव पर 1961 तक पुर्तगालियों का अधिकार बना रहा। जो यह स्वाली का युद्ध है, ये भी बार बार पूछता है कि अंग्रेजों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था स्वाली के युद्ध में, तो थॉमस बेस्ट के द्वारा अंग्रेजों का नेतृत्व किया गया था। उसके बाद ये अगली कंपनी कौन है, तो अगली कंपनी है भारत में डचों का आगमन। भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थी। ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। जो डच थे ये कहाँ के निवासी थे, तो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। भारतीय उपमहाद्वीप पर डचों की उपस्थिति 1605 ईस्वी से लेकर 1825 ईस्वी तक बनी रही। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई। और डच संसद के द्वारा कंपनी को युद्ध करने, संधियां करने, इलाके जीतने तथा किला बनाने का अधिकार दिया गया। डचों ने 1605 ईस्वी में मसूली पट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री तथा दूसरी डच फैक्ट्री को पेत्तोपोली यानी कि निजाम-ए-पत्तम में स्थापित किया। जो डच थे अपनी यह पहली फैक्ट्री, यानी कि बहुत सारे एग्जाम में पहली फैक्ट्री ही पूछता है। जो डच थे यह अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे, तो मसूली पट्टनम में स्थापित किए थे। और कब किए थे, तो 1605 ईस्वी में किए थे। और जो दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे, तो निजाम-ए-पत्तम में स्थापित किए थे। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और उसे अपना मुख्यालय बनाया। डचों ने यहाँ पर अपने स्वर्ण सिक्के पैगाड़ा ढाले। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो पैगाड़ा है यह कौन सा सिक्का था, यानी कि किस धातु का बना था, तो यह स्वर्ण सिक्का था। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में 1627 ईस्वी में की गई। 1653 ईस्वी में हुगली के निकट चीन में अपनी कोठी स्थापित की। यहाँ स्थित डच किले का नाम है गुस्टाउस फोर्टा। यहाँ स्थित जो किला था इसका नाम क्या था, गुस्टाउस फोर्टा।
1690 ईस्वी में पुलुकट के स्थान पर नेगापट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। डच फैक्ट्रियों के प्रमुखों को फैक्टर कहा जाता था। डच फैक्ट्रियों के प्रमुखों को क्या कहा जाता था? तो फैक्टर कहा जाता था। अंग्रेजों और डचों के बीच 1759, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों और डचों के बीच 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में। इस युद्ध के पश्चात अंतिम रूप से भारत में डचों का पतन हो गया, यानी कि डचों की समाप्ति किस युद्ध में हो गया? तो बेदरा के युद्ध में हो गया। डच व्यापारिक व्यवस्था कार्टल कार्टल अर्थात सहकारिता आधारित थी। इस व्यवस्था का उल्लेख 1722 के दस्तावेजों में मिलता है। उसके बाद एक कंपनी आती है भारत में, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, यानी कि अंग्रेजी कंपनी आती है भारत में। अंग्रेजों का आगमन अंग्रेजों द्वारा 1599 ईस्वी में गवर्नर ऑफ ए कंपनी एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, इस समय भारत में अकबर का शासन था, नामक कंपनी की स्थापना की गई। यानी कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजी अपना कंपनी कब स्थापित किए थे भारत में? तो 1599 ईस्वी में। और जब यह कंपनी स्थापित हो रही थी तो उस समय भारत पे किसका शासन था? तो उस समय भारत पे अकबर का शासन था। इंग्लैंड की महारानी ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक चार्टर के द्वारा इस कंपनी को भारत में 15 वर्षों तक व्यापार करने की आज्ञा प्रदान कर दी। 1608, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जेम्स प्रथम का अकबर के नाम पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस से आया। जो कैप्टन हॉकिंस था यह किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। वह हेक्टर नामक एक जहाज से सूरत बंदरगाह पर उतरा था। जो यह कैप्टन हॉकिंस था, यह किस जहाज से आया था? तो हेक्टर नामक जहाज से आया था। और ये कहाँ पे उतरा था? तो सूरत बंदरगाह पे उतरा था। 1609 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर से मिलकर सूरत में बसने की आज्ञा मांगी, परंतु स्थानीय विरोध के कारण उसे आज्ञा नहीं मिली। फारसी और मुगल तहजीब के उसके ज्ञान से प्रभावित होकर जहांगीर ने उसे 400 का मनसब तथा इंग्लिश खान की उपाधि दी। जो यह कैप्टन हॉकिंस था, इसे जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। और उसे कितने का मनसब प्रदान भी किया था? तो उसे 400 का मनसब भी दिया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी करे अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्बर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दे दी। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम का दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जो टॉमस रो था यह किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था, जिसने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार पत्र, यानी कि शाही फरमाने प्राप्त कर लिया। ऐसे भी बहुत बार क्वेश्चन बना है कि जो जहांगीर था, जहांगीर से किसने शाही फरमाने प्राप्त कर लिया था? तो सर टॉमस रो ने प्राप्त कर लिया था। और यह किसका दूत था? तो यह जेम्स प्रथम का दूत था। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों ने एक सुनहला फरमान, यानी कि गोल्डन फरमान प्राप्त किया। इसके अनुसार 500 पैगोड़ा सालाना देकर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की आज्ञा मिल गई। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। जो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय और जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, इनका विवाह कब हुआ था? तो 1661 ईस्वी में हुआ था। इस विवाह में पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज के रूप में चार्ल्स को भेंट कर दिया, जिसे उन्होंने 10 पाउंड, कितने पाउंड पे? तो 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर कारखाने की स्थापना की तथा एक किले का निर्माण करवाया, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। यानी कि इस किले का नाम क्या दिया गया? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, इस किले को नाम दिया गया। कंपनी ने 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान को 1200 का भुगतान कर 3 गांव सूतानदी, कालीकता व गोविंदपुर, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान को 1200 रुपया का भुगतान कर 3 गांव सूतानदी था, कालीकता था और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ले तथा फोर्ट विलियम नामक एक किले का निर्माण करवाया। कालांतर में जॉब चर्नॉक के द्वारा इसी जगह पर कोलकाता नगर बसाया गया।
नेक्स्ट है भारत में डेनिश का आगमन, यानी कि उसके बाद इसका आगमन होता है भारत में, तो डेनिशों का आगमन होता है भारत में अंग्रेजों के बाद 1616 ईस्वी में डेनिशों का आगमन हुआ और तंजौर के में 1620 में उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की। जो डेनिश थे इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई थी, तो ट्रेंकोवर में हुई थी। और कब हुई थी, तो 1620 इसमें हुई थी। अपनी दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में बंगाल के सीरमपुर में स्थापित की। यानी कि जो डेनिश थे डेनिशों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, तो 1676 ईस्वी में सीरमपुर में स्थापित की थी। 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी तथा भारत से चले गए। नेक्स्ट है कि यूरोपीय वाणिज्य के आरंभ में संबंधित स्थल, यानी कि कुछ स्थल लिए गए हैं और उस स्थल का संबंध किससे है। तो सबसे पहला स्थल है पुलिकट। पुलिकट जो था यह तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह है। क्या है, तो यह बंदरगाह था जो भारत में डचों का सर्वप्रमुख केंद्र रहा। सूतानाती, कालिकता व गोविंदपुर, इन तीन तीन गांवों को मिलाकर कोलकाता की स्थापना की गई। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता की स्थापना कितने गांव को मिलाकर की गई थी, तो 3 गांव, और वो गांव कौन कौन से थे, तो सूतानाती, कालिकता व गोविंदपुर। चाउल जो था यह महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर अवस्थित, जहां पुर्तगाली व्यापारी केंद्र था। चटगांव वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है। जो चटगांव है यह कहाँ पे स्थित है, तो वर्तमान में यह बांग्लादेश में स्थित है, जिसे पुर्तगाली ग्रांड पोर्ट कहते थे। यानी कि चटगांव जो था इसे पुर्तगालियों के द्वारा ग्रैंड पोर्ट कहा जाता था। उसके बाद भारत में आते हैं। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी का आगमन होता है। भारत में व्यापारिक यूरोपीय कंपनियों में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सबसे अंत में हुआ, यानी कि ये सबसे अंत में आए थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के द्वारा की गई थी। जो फ्रांसीसी कंपनी थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कोलबर्ट के द्वारा की गई थी। इस कंपनी का मूल नाम है कंपनी द इंड ओरिएंटाल था। फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री 1668 ईस्वी में फ्रैंक के कैरो द्वारा सूरत में स्थापित की गई तथा दूसरी फैक्ट्री मरकरा में गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में स्थापित की गई। यानी कि जो फ्रांसीसी अपनी प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की थी, तो 1668 ईस्वी में, और कहाँ पे की थी, तो सूरत में की थी। और जो दूसरी फैक्ट्री मरकारा में की थी। कहाँ पे, मरकारा तो नाम हो गया आपका। दूसरी जो फैक्ट्री थी उसकी स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी, और कब की थी, तो 1669 ईस्वी में की थी। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने ने वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी से गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। भारत में फ्रेंच कंपनियों का मुख्यालय पौंडीचेरी था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में फ्रेंच कंपनियों का मुख्यालय कहाँ था, तो पौंडीचेरी में इनका मुख्यालय था। बंगाल के क्षेत्र में इनकी प्रमुख फैक्ट्री चंद्रनगर में 1690 या 92 में स्थापित थी। अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी ले ली, और 1697 ईस्वी में रिजवी की संधि द्वारा इसे वापस लौटा दिया गया। रिजवी की संधि जो हुई थी वह कब हुई थी, 1697 ईस्वी में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए कर्नाटक के युद्ध में अंततः अंग्रेज विजयी हुए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वह कब से कब तक चला था, तो यह 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध की शुरुआत यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के साथ हुई। बॉर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत जब्त कर लिए, जिसके विरोध में फ्रांसीसियों ने भी मद्रास पर अधिकार कर लिया। मद्रास को घेर लिए जाने के बाद अंग्रेजों ने नवाब से संरक्षण मांगकर नवाब और फ्रांसीसियों को लड़ा दिया। फ्रांसीसी सेना और नवाब उस समय कौन था, तो नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था, तो 1748 ईस्वी में। और यह किसके बीच हुआ था, सेंट थोमे का युद्ध, तो फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया सेंट थोमे। 1748 के युद्ध में नवाब की पराजय ने भारतीय राजनीति के खोखलेपन एवं सैनिक दुर्बलता को यूरोपीय शक्तियों के समक्ष उजागर कर दिया। यूरोपीय व्यापारी के कंपनी से संबंधित एक व्यक्ति, सबसे पहला है वास्को डिगामा जो था यह भारत के आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। भारत के आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था, तो यह वास्को डिगामा था। जॉन मिल्डेन
जॉन मिल्डन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो जॉन मिल्डन हॉल था। गेराल्ड ऑनगियार, गेराल्ड ऑनगियार यह बम्बई का संस्थापक था। बम्बई की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गेराल्ड ऑनगियार के द्वारा की गई थी। फ्रैंको मार्टिन, फ्रैंको मार्टिन जो था यह पौंडीचेरी, पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था। यह जो था यह फ्रांसिस डे यह मद्रास को स्थापित किया था। जॉन सुरमन मुगल बादशाह फरुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया था। फादर मॉन्सेरेटे अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम पुर्तगाली शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। यूरोप में एक्स ला सैपल की संधि, जो एक्स ला सैपल की संधि थी वह कब हुई थी? तो 1748 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी एक्स ला सैपल की संधि? 1748 में। यूरोप में एक्स ला सैपल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। संधि की शर्तों के अनुसार ये मद्रास से अंग्रेजों को मिल गया। उसके बाद अगला युद्ध होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और यह कब से कब तक चलता है? यह 1749 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक यह युद्ध चला था। निजामुल मुल्क के आसफ जहां की मृत्यु 1748 से, निजामुल मुल्क के आसफ जहां की मृत्यु 1748 के बाद उसका पुत्र नासिर जंग उसका उत्तराधिकारी बना, परंतु उसके भांजे मुजफ्फर जंग से उसके इस दावे को चुनौती दी। मुजफ्फर जंग चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को अंबूर के युद्ध में पराजित कर मार डाला और कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने अर्काट प्रकरण का सहारा लेकर चंदा साहब की हत्या करवा दी। इसके पश्चात मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया। इस युद्ध के उपरांत डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने वापस बुला लिया और गोडेहू को पौंडीचेरी का गवर्नर बनाकर भेजा। गोडेहू ने अंग्रेजों से पौंडीचेरी की संधि कर ली। उसके बाद ही अगला युद्ध है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक जो युद्ध था यह 1758 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत के साथ ही भारत में तृतीय युद्ध कर्नाटक की शुरुआत हो गई। यानी कि यूरोप में उस समय कौन सा युद्ध चल रहा था? तो सप्तवर्षीय युद्ध, और इस युद्ध की शुरुआत के साथ ही भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो गई। परंतु वास्तविक युद्ध की शुरुआत 1758 ईस्वी में फ्रेंच गवर्नर काउंट डी लाली के द्वारा मद्रास का घेरा डालने से हुई थी। यानी कि इसका महत्वपूर्ण कारण या मुख्य कारण क्या था तृतीय कर्नाटक युद्ध का? तो जो गवर्नर काउंट डी लाली था वह मद्रास का घेरा डाल दिया था, मद्रास पे यानी कि घेर लिया था। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास की लड़ाई में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट डी लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो जो वांडीवास का युद्ध था वह 1760 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध था, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आयरकूट कर रहा था, और वहीं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो काउंट डी लाली कर रहा था, जिसमें लाली हार गया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को भी अपने अधिकार में कर लिया। इस युद्ध का समापन 1763 की पेरिस की संधि से, यानी कि जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था उस युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? तो पेरिस की संधि से हुआ था। उसके बाद है इस लेसन पे आधारित स्मरणीय तथ्य। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलियस हाउटमैन था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलियस हाउटमैन था। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 में हुई पेरिस की संधि द्वारा अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। कौन सा नगर छोड़कर? सारे प्रदेशों यानी कि अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, तो चंद्रनगर को नहीं लौटाया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में था। यानी कि जो चंद्रनगर था यह 1749 ईस्वी तक इनके कब्जे में था। ये प्रदेश से भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। 1698 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में ब्रिटिश कंपनी का दूत विलियम नॉरिस उपस्थित हुआ था। जो विलियम नॉरिस से था वह किसके दरबार में उपस्थित हुआ था? यह आया था तो औरंगजेब के दरबार में था। अल्बुकर के सती प्रथा का निषेध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? तो अल्बुकर्क था।
1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों को चीनसूरा व मलक्का के बदले सुमात्रा द्वीप देकर भारत पर उनका प्रभाव लगभग समाप्त कर दिया। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग पुर्तगाली करते थे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग कौन करते थे? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। और कभी कभी एग्जाम में हुगली नदी भी पूछ ही देता है, यहाँ पे डैश से देखे। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली नगर को घेरा डाला। नेक्स्ट टॉपिक है कि बीपीएससी के द्वारा पूछे गए इस लेसन पे आधारित प्रश्न है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो यह फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग कौन करता था? तो जो हुगली नदी का उपयोग था वह पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो यानी कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया का गठन हो रहा था तो उस समय भारत पे किसका शासन था? उस समय अकबर का शासन था। किसका शासन था? अकबर का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो जो पुर्तगाली उपनिवेश था उसका प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा हुआ। कौन हुआ? अल्मीडा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो जो थॉमस बेस्ट था इसने पुर्तगालियों को सवाली के युद्ध या सवाली के स्थान पे हराया था। किसके द्वारा? थॉमस बेस्ट ने हराया था। उसके बाद ये नेक्स्ट लेसन है 21 से नंबर लेसन ब्रिटिश कालीन प्रमुख अधिनियम तथा प्रशासक है। ये भी लेसन है मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अधिनियम से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण अधिनियम, जिसमें सबसे पहला अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था यह कब आया था? तो यह 1773 ईस्वी में आया था। भारत के संवैधानिक इतिहास में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के काल में पारित हुआ था। यह जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था यह किसके शासनकाल में या किसके काल में पारित हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में पारित हुआ था। इसे अधिनियम के द्वारा 1773 ईस्वी में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। कभी कभी एग्जाम में यह जो एलिजा इम्पे नाम है यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि जो कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसमें मुख्य न्यायाधीश से कौन थे? तो उसमें सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे तथा 3 और न्यायाधीशों और 3 और न्यायाधीश कौन-कौन से थे? तो चेम्बर, लीमेस्टर, हाइड की नियुक्ति की गई। और न्यायाधीशों में चेम्बर, लीमेस्टर या हाइड की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। कहाँ पे की जा सकती थी? तो प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, जिसका प्रमुख गवर्नर जनरल होता था। जिसका प्रमुख कौन होता था? तो गवर्नर जनरल होता था। बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया, जिसमें गवर्नर जनरल यानी कि अध्यक्ष के रूप में जो गवर्नर जनरल था वह अध्यक्ष के रूप में तथा 4 सदस्य नियुक्त किए गए। इन सदस्यों को गवर्नर या पार्षद कहा जाता था। इस मंडल में बहुमत से निर्णय होते थे, परंतु मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता था। उसके बाद भारत आता है पिट्स इंडिया एक्ट। और जो यह पिट्स इंडिया एक्ट था यह कब आया था? तो 1784 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1784 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त खामियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इस एक्ट के माध्यम से 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। भारत का प्रशासन गवर्नर जनरल व उसकी 3 सदस्यीय परिषद के हाथ में रहेगा। परिषद सहित गवर्नर जनरल को इससे बात का अधिकार होगा कि वह अन्य प्रेसिडेंसियों के कार्यों का निरीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशन कर सके। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। इस एक्ट के द्वारा कौन सा प्रशासन का प्रारंभ हुआ? तो दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की व्यवस्था की गई थी वह व्यापारिक मामलों के लिए थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का संबंध किससे था? तो व्यापारिक मामलों के लिए इनका संबंध था। और ये दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये राजनीतिक मामलों के लिए थे। ये किस मामलों के लिए थे? तो राजनीतिक मामलों के लिए थे।
भारत स्थित गवर्नर जनरल की नियुक्ति का अधिकार कंपनी कंपनी के डायरेक्टरों को दिया गया, जो ब्रिटिश से सम्राट की पूर्व अनुमति से यह कार्य कर सकते थे। ब्रिटिश सम्राट को गवर्नर जनरल अथवा गवर्नरों को वापस से बुलाने का अधिकार था। उसके बाद आता है चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793 का कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। चार्टर अधिनियम 1793 के तहत मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि उसे डायरेक्टरों की समिति के द्वारा विशेष रूप से नियुक्त न किया जाए। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर गवर्नर जनरल का अधिकार रहेगा। उसके बाद आता है चार्टर अधिनियम 1813। ये भी इंपॉर्टेंट है। चार्टर अधिनियम 1813 कंपनी के अधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए। कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसके चीन तथा चाय के व्यापार का एक अधिकार बना रहा। यह जो लाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीन तथा चाय के व्यापार का एक अधिकार बना रहेगा। यह किस चार्टर अधिनियम के तहत आया था? तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत कहा गया था। भारतीय व्यापारी सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, यद्यपि उन्हें कुछ विशेष सीमाओं के अधीन कार्य करना था। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट मिल गई। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट किस अधिनियम के तहत मिला था? तो 1813 का अधिनियम के तहत मिला था। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा 1 लाख रुपये की धनराशि प्रति वर्ष अलग रखने का प्रबंध था, ताकि भारत में साहित्य का पुनरुत्थान तथा उन्नति हो सके और शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके। शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कितने लाख रुपए की व्यवस्था या प्रबंध किया गया था? तो 1 लाख रुपए की व्यवस्था किया गया था। और किस चार्टर के तहत किया गया था या किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के सैनिक व असैनिक दोनों प्रकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया गया। उसके बाद आता है चार्टर अधिनियम 1833 से। उसके बाद कौन सा चार्टर आता है? चार्टर अधिनियम 1833 से कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय तथा चीन से भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी कि चाय तथा चीन से जो व्यापार था वह पूर्णतः समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1833 के तहत किया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की 3 सदस्यीय कार्यकारिणी में एक सदस्य की वृद्धि की गई। कितने सदस्य की वृद्धि की गई? तो एक सदस्य की वृद्धि की गई, जिसे विधि सदस्य लॉ मेंबर के रूप में मान्यता दी गई। लॉर्ड मैकाले को सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य बनाया गया। सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड मैकाले को सर्वप्रथम में बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा विधि आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 1833 ईस्वी के एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी। सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन सी थी? तो 87 थी, जिसके द्वारा जाति और वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। चार्टर अधिनियम 1853 कंपनी को भारतीय प्रदेशों को स्वमार्गी तथा उसके उत्तराधिकारियों की ओर से ट्रस्ट के रूप में जब तक संसद कोई व्यवस्था न करे उस समय तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दी गई। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। डायरेक्टरों की संख्या पहले कितनी थी? तो 24 थी, और इस अधिनियम के तहत कितना कर दिया गया? तो 18 कर दिया गया, जिनमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। भविष्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से करने का निश्चय किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। भारत वर्ष के लिए सर्वप्रथम एक विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई, जिसमें अधिकतम 12 सदस्य थे। जिसमें अधिकतम कितने सदस्य थे? तो 12 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह अधिकार दे दिया गया कि वह नई प्रेसिडेंसी का गठन कर सके। इसी आज्ञा द्वारा 1859 ईस्वी में पंजाब में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। 1853 ईस्वी का अधिकार पत्र ब्रिटिश भारत के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। यानी कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट कौन था? तो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था वह अंतिम चार्टर एक्ट था।
उसके बाद ये जो भी अधिनियम या नियम आते थे वह भारत सरकार के नाम से आते थे। तो सबसे पहला आता है भारत सरकार अधिनियम 1858। और यह क्यों हुआ? क्योंकि 1857 ये बहुत खतरनाक से विद्रोह हो गया था। भारत का शासन एक कराउन कराउन के अधीन लाया गया, यानी कि इसी अधिनियम के तहत भारत का जो शासन था वह कराउन के अधीन लाया गया। यह प्रशासन सामग्री सम सॉरी सममार्गी के द्वारा नियुक्त एक 15 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया, जिसके अध्यक्ष को भारत राज्य सचिव के नाम से जाना गया। भारत राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। राज्य सचिव की 15 सदस्यीय परिषद में 8 सदस्यों की नियुक्ति क्राउन के द्वारा तथा 7 सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जानी थी। परिषद के सदस्यों को कम से कम आधे आधे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो भारत में 10 वर्ष तक सरकारी सेवा कर चुके हों। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय वायसराय कहा गया और क्राउन का सीधा प्रतिनिधित्व बन गया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि किस अधिनियम के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय कहा जाने लगा। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1858 था उसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। ब्रिटिश भारत का प्रथम में वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। और लॉर्ड कैनिंग का काल यानी कि शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1856 से 1862 ईस्वी तक यह वायसराय बनकर रहा था। उसके बाद अगला अधिनियम आता है अंग्रेजों के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है। ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 ईस्वी में प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधिवेता सदस्य के रूप में पांचवा सदस्य शामिल किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरू की। विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार बम्बई एवं मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार पुनः प्रदान किया गया। वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों यानी कि एडिशनल मेंबर्स को मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया। इनमें कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होने थे तथा उनका कार्यकाल 2 वर्ष तय हुआ। उनका कार्यकाल कितने वर्ष तय हुआ? तो 2 वर्ष तय हुआ। उसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को वित्तीय विवरण यानी कि बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार। इसके साथ ही सार्वजनिक हितों के मामले में उन्हें 6 दिन पूर्व यानी कि पहले सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार उन्हें नहीं था। यानी कि जो केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य थे उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अभी नहीं दिया गया था, लेकिन जो वित्तीय विवरण था उस पर विचार प्रकट करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया और 6 दिन पहले सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। चुनाव पद्धति की शुरुआत करना इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हालांकि इसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और यह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1909 का जो अधिनियम था उसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 1906 में पेश की गई अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में एक विधेयक तैयार कर ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। इसे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। इसे क्या कहा गया? तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या को बढ़ाकर 69 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 69 कर दिया गया, जिसके अंतर्गत 37 शासकीय एवं 32 अशासकीय सदस्य थे। कितने शासकीय सदस्य थे? तो 37 और अशासकीय सदस्य कितने थे? तो 32 सदस्य थे। 32 अशासकीय सदस्यों में से 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे तथा 27 निर्वाचित किए जाते थे। भारत सचिव की परिषद तथा भारत के वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया। गवर्नर की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया। ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया था। सभी निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे।
पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का आरंभ किया गया। ये भी लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। तथा मुसलमानों मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई, यानी कि यहीं से पाकिस्तान को अलग बनने की शुरुआत हुई, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों के लिए पृथक संप्रदाय के प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों को अब वाद विवाद करने एवं पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। इससे उन्हें यह अवसर मिल गया कि वे बजट या लोकहित के किसी विषय पर संकल्प प्रस्तावित करके प्रशासन की नीति पर प्रभाव डाल सके। केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष से तय किया गया। जो इनका कार्यकाल था, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष से तय किया गया? तो 3 वर्ष से तय किया गया। चुनाव प्रणाली को, जिसे 1892 ईस्वी में केवल परोक्ष रूप से स्वीकार किया गया था, अब विधिवत मान्यता मिल गई। उसके बाद अगला अधिनियम आता है भारत सरकार अधिनियम 1919 से, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1918 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। 1919 के अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। प्रांतों में कहाँ पे? तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई। प्रांतीय सरकार के सभी विषय को दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। पहली श्रेणी क्या थी? तो हस्तांतरित श्रेणी थी, और जो दूसरी श्रेणी थी वह आरक्षित थी। क्या थी? आरक्षित थी। स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्योग जैसे विषय हस्तांतरित श्रेणी में रखे गए। यानी कि कौन कौन विषय को हस्तांतरित श्रेणी में रखे गए? तो स्थानीय स्वशासन था, शिक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्योग जैसे विषय को हस्तांतरित श्रेणी में रखा गया। पुलिस, जेल, भू राजस्व, सिंचाई, वित्त, खनिज संसाधन तथा वन्य जैसे विषय को आरक्षित श्रेणी में रखे गए। प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषयों का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल आरक्षित विषय में आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप कर सकते थे, परंतु उन्हें हस्तांतरित विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। यानी कि जो भारत सचिव थे और गवर्नर जनरल थे, उन्हें किस विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था, तो हस्तांतरित जो विषय था उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। मताधिकार में वृद्धि कर दी गई तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार कर दिया गया। वोट देने का अधिकार महिलाओं को भी दे दिया गया। ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है कि वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो जो भारत सरकार अधिनियम आया था 1919 का, उसी के तहत वोट देने का अधिकार महिलाओं को भी दे दिया गया। केंद्रीय विधानसभा को द्विसदनीय यानी कि बाईकैमरल बना दिया गया तथा दोनों सदनों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत का प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चयन करने का प्रावधान रखा गया। केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता था, जिसमें सदस्य संख्या 145 थी। कितनी थी इसमें सदस्य संख्या? तो 145 थी। उच्च सदन तथा राज्य परिषद की सदस्य संख्या 60 थी। इसमें उच्च सदन तथा राज्य परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? तो 60 थी। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे। अनुपूरक मांगे यानी कि सप्लीमेंट्री डिमांड से पेश कर सकते थे। स्थगन प्रस्ताव यानी कि एडजॉर्नमेंट मोशन ला सकते थे तथा बजट को अस्वीकार कर सकते थे। किंतु अभी भी बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना भी पारित किया जा सकता था। इस अधिनियम के तहत भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा संविधान है, संविधान का अधिकतम भाग इसी से लिया गया है। इस अधिनियम में 14 भाग 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थे। भारत सरकार अधिनियम में कितने भाग थे? तो 14 भाग थे। और धाराएं कितनी थी? तो 321 धाराएं थी और अनुसूचियां कितनी थी? तो 10 अनुसूचियां थे। इस अधिनियम के 3 प्रमुख भाग थे। अखिल भारतीय संघ, और दूसरा भाग था संघीय व्यवस्था, और तीसरा भाग था प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित संघ ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आयुक्त के प्रांतों तथा देशी राज्यों को मिलाकर बनाया जाना था। लेकिन संघ के इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन नहीं हो सका।
केंद्र में समस्त संविधान का केंद्र बिंदु गवर्नर जनरल था। उस समय कौन था? केंद्र में समस्त संविधान का केंद्र बिंदु तो गवर्नर जनरल था। प्रशासन के विषय को दो भागों में विभक्त किया गया था। प्रशासन के विषय को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो दो भागों में। पहला था संरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय यानी कि प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट में विदेशी मामले, रक्षा, जनजातीय क्षेत्र तथा धार्मिक मामले आते थे। जो संरक्षित विषय थे इसके अंतर्गत किस प्रकार के मामले को रखा गया था? तो विदेशी मामले, रक्षा, जनजातीय क्षेत्र तथा धार्मिक मामले आते थे, जिनका प्रशासन गवर्नर जनरल को कार्यकारी पार्षदों एग्जीक्यूटिव काउंसिलर की सलाह पर करना होता था। कार्यकारी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। हस्तांतरित विषय यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में वे सभी अन्य विषय शामिल होते थे जो संरक्षित विषयों में शामिल नहीं किए गए थे। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सलाह से करना होता था। किसकी सलाह से करना होता था? तो मंत्रियों की सलाह से करना होता था। संघीय विधानमंडल अर्थात व्यवस्थापिका का स्वरूप है द्विसदनीय। व्यवस्थापिका का जो स्वरूप था वह द्विसदनीय था, जिसमें उच्च सदन राज्य परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट इसमें एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात ही चुने जाते थे। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 260 निर्धारित थी। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित थी? तो 260 थे। संघीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। संघीय सभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? तो 5 वर्षों का होता था। इसके सदस्यों में से 250 से जो सदस्य थे वह प्रांतों के और अधिक यानी कि 125 से सदस्य रियासत के होने चाहिए थे। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किसे अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान इसी अधिनियम के तहत किया गया था। इस अधिनियम में विषय को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला विषय था संघ सूची, जिसमें 59 विषय को रखा गया था। कितने विषय को रखा गया था? तो 59 विषय को रखा गया था। और दूसरी थी प्रांतीय सूची, जिसमें 54 विषय को रखा गया था। और एवं जो तीसरी सूची थी वह थी समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषयों को रखा गया था। समवर्ती सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया था? तो 36 विषय को। और जो संघ सूची थी उसमें 59 विषय को और जो प्रांतीय सूची थी उसमें 54 विषय को शामिल किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों पर अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल का होता था कि इस पर कानून कौन बनाएगा। उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को गवर्नर के अधीन रख दिया गया। एक संघीय लोक सेवा आयोग यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। उसके बाद ये आता है अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत विधेयक शीघ्र ही 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, यह जो विधेयक है यह कब पारित हुआ था? तो 4 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। विधेयक पारित किया गया था, पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया, 4 जुलाई को प्रस्तुत किया गया था। और जो पारित हुआ था वो 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया था। जिसके बाद इस पर शाही हस्ताक्षर हो गए। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना गया। इसके द्वारा भारत और ये पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद का क्षेत्राधिकार 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो गया। 1947 ईस्वी के अधिनियम से भारत का सम्राट जैसे शब्द को हटा दिया गया। यानी कि 1947 के बाद अब भारत का सम्राट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। साथ ही ब्रिटिश सरकार व भारतीय नरेशों यानी कि भारतीय राजाओं के मध्य हुए अनुबंध संधि आदि को रद्द कर दिया गया। यानी कि जितने सारे अनुबंध हुए थे ब्रिटिश सरकार और भारत के शासकों के बीच, उन सारी संधियों को क्या कर दिया गया? तो रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान के प्रदेशों और कौन से प्रदेश है? सिंध था, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत थे, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल को छोड़कर भारतीय संघ या हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों को सम्मिलित करने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया। अंततः ब्रिटिश सरकार को 2 स्वतंत्र डोमिनियन यानी कि भारत तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया। यानी कि इसी अधिनियम के तहत भारत का विभाजन हो गया और एक तरफ पाकिस्तान बना और दूसरी तरफ भारत बना, जिसमें भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाने का आग्रह किया गया। वहीं पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया।
सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, यानी कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें गवर्नर जनरल के पद मिला था, तो सी राजगोपालाचारी को मिला था। नेक्स्ट है ब्रिटिश से भारत में पारित विभिन्न अधिनियम, यानी कि ब्रिटिश से भारत में कौन-कौन से अधिनियम पारित हुए थे और जो वह अधिनियम था किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल में या काल में पारित हुआ था। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, यह वारेन हेस्टिंग्स के काल में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, यह वारेन हेस्टिंग्स है, यानी कि ये भी जो था यह वारेन हेस्टिंग्स के काल में आया था। 1786 का जो अधिनियम था यह किसके काल में आया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में यह आया था। चार्टर अधिनियम 1793 सर जॉन शोर के काल में आया था। चार्टर अधिनियम 1813 यह किसके शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम, उस समय कौन ने भारत पे था, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में चार्टर अधिनियम 1813 आया था। चार्टर अधिनियम 1833 किसके काल में आया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में आया था। चार्टर अधिनियम 1853 यह लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था। भारत सरकार अधिनियम 1858, ये इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1858 जो था यह किसके काल में आया था, तो यह लॉर्ड कैनिंग के काल में आया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ये भी लॉर्ड कैनिंग के काल में आया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ये लॉर्ड लैंसडाउन के काल में आया था। जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था यह किसके काल में आया था, तो लॉर्ड लैंसडाउन के काल में आया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो था यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में था। किसके काल में था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में था। भारत सरकार अधिनियम 1919 यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में था। भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935 यह लॉर्ड विलिंगटन के काल में आया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यह लॉर्ड माउंटबेटन के काल में आया था। अब है अगला टॉपिक के प्रशासक, यानी कि अब भारत में जो प्रशासक के शासन किए थे उनके बारे में अध्ययन करते हैं। बंगाल के गवर्नर, जिसमें सबसे पहले बंगाल के गवर्नर का अध्ययन करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव जो था यह बंगाल के गवर्नर के पद पे कब तक रहा था, तो यह 2 बार यानी कि 2 कार्यकाल पे ये चुना गया था। पहली बार 1757 से लेकर 1760 तक के गवर्नर के पद पर रहा था और जो दूसरी बार था वह 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक रहा था। क्लाइव को 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। इसके समय पलासी का षड्यंत्र 1757 यानी कि इस गवर्नर के समय में पलासी का युद्ध हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में पलासी का षड्यंत्र यानी कि पलासी का युद्ध हुआ। इसी समय 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि तथा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। यह जो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी किसके काल में या किसके समय में की गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में या काल में की गई थी। नेक्स्ट है हॉलवेल यह 1760 ईस्वी में आया था। हॉलवेल क्लाइव का स्थापना स्थानापन्न गवर्नर बना। यह जो हॉलवेल था यह क्लाइव का स्थानापन्न गवर्नर बना। इसी ने ब्लैक होल की घटना 1765 ईस्वी का वर्णन किया था। यानी कि जो ब्लैक होल की घटना हुई थी वह कब हुई थी, तो 1756 ईस्वी में हुई थी और इसका वर्णन किसके द्वारा किया गया है, तो हॉलवेल के द्वारा किया गया है। यानी कि जो काल कोठरी थी उस काल कोठरी में ये भी बंद था। नेक्स्ट है वेंसी टाटे, यानी कि बंगाल के गवर्नरों में वेंसी टाटे, और यह कब से कब तक के गवर्नर रहा था, तो 1760 से लेकर 1765 तक के गवर्नर रहा था। इसके समय में ही प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वेंसी टाटा, जिसमें कंपनी की सेना ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित किया। उसके बाद ये गवर्नर बनता है हैरी वेरे लस्टे और यह गवर्नर रहता है 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक यह बंगाल के गवर्नर के पद पर रहता है। क्लाइव के बाद वीरे लस्ट को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। वीरे लस्ट के बाद जॉन कार्टियर बंगाल का गवर्नर बनता है और यह 1769 से लेकर 1772 ईस्वी तक गवर्नर के पद पर रहा था। इसके समय 1770 ईस्वी में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा। आधुनिक भारत का प्रथम अकाल कब पड़ा था, तो 1770 ईस्वी में, और उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो जॉन कार्टियर था। उसके बाद जॉन कार्टियर के बाद बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बनता है और जो गवर्नर के पद पे 1772 ईस्वी से लेकर 1774 ईस्वी तक रहा था। वारेन हेस्टिंग्स से बंगाल का अंतिम गवर्नर था। जो वारेन हेस्टिंग्स था यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था जिसने बंगाल में लागू द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन लगाया था उसको समाप्त किसके द्वारा किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया।
नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल, इसमें सबसे पहला आता है वारेन हेस्टिंग से। वारेन हेस्टिंग से इसकी समय अवधि की बात की जाए तो यह 1774 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक के बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पे रहा था, यानी कि गवर्नर जनरल के पद पे रहा था। बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वारेन हेस्टिंग्स बना था। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय तथा सरकारी टकसाल की स्थापना की गई इसी के काल में। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया। किसके द्वारा कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1781 ईस्वी में। इसके संरक्षक में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1784 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है देसी रियासतों हेतु इसने घेरे की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? तो घेरे की नीति अपनाई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह 1775 से 1782 ईस्वी तक चला था एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से लेकर 1784 तक चला था हेस्टिंग्स के शासन काल में ही लड़े गए। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वह किसके शासनकाल में लड़ा गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में लड़ा गया था। और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था ये भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही लड़ा था। उसके बाद ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से आता है और जिसका शासनकाल 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक रहा था। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक के। कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। किस गवर्नर को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है या किस गवर्नर जनरल को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। उसने न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया तथा कॉर्नवालिस से संहिता एवं रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। कॉर्नवालिस से संहिता एवं रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। इसने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दी। प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की और एक दारोगा को उसका इंचार्ज बनाया। इसे दृष्टि से इसे भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है, यानी कि किसे गवर्नर को भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस ने बिहार बंगाल उड़ीसा आदि क्षेत्रों में भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 ईस्वी को लागू किया, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही बिहार बंगाल उड़ीसा आदि क्षेत्रों में भू राजस्व की जो प्रणाली थी अस्थायी बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। उसके बाद गवर्नर बनता है सर जॉन सोरे, जिसका शासनकाल 1793 ईस्वी से लेकर 1798 ईस्वी तक रहा था। निजाम तथा मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध 1795 इसी के कार्यकाल में हुआ था। जो खर्दा या खुर्दा का युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? तो 1795 ईस्वी में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था यह युद्ध? तो जॉन सॉर के शासनकाल में हुआ था। इसने देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। उसके बाद ये गवर्नर बनता है लॉर्ड वेलेस्ली का जो शासनकाल था वह 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक रहा था। इसी के समय में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। वह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। बंगाल का शेर किससे कहा जाता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता था। इसने भारतीय प्रेस पर प्रथम सेंसरशिप लागू की। भारतीय प्रेस पर पहली बार सेंसरशिप किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद आता है सर जॉर्ज बार्लो जनरल बनता है। इसके समय 1806 ईस्वी में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो सर जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल 1807 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी तक रहा था। इसके कार्यकाल में 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ तथा महाराजा रंजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि जो 1809 में हुई, यानी कि जो लॉर्ड मिंटो प्रथम था और महाराजा रंजीत सिंह थे, इन्हीं दोनों के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। और जो अमृतसर की संधि थी वह कब हुई थी? तो 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी।
उसके बाद ये गवर्नर बनता है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो शासनकाल था वो 1813 ईस्वी से लेकर 1823 ईस्वी तक रहा था। इसके समय अंग्रेजों एवं गोरखाओं के बीच सुगौली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ। जो सुगौली की संधि हुई थी वह कब हुई थी? 1816 ईस्वी में। और इसी सुगौली की संधि के तहत ही आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ था। और यह सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुई थी। इसके समय पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता वासिल मुहम्मद चीतू एवं करीम खान थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में पेशवा का पद समाप्त कर मराठा शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। यानी कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था यह 1818 ईस्वी में पेशवा का पद को समाप्त कर दिया और मराठा शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन हेतु नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। जो काश्तकारी अधिनियम बंगाल में लागू हुआ था यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद एक गवर्नर बनता है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट का जो शासनकाल था वह 1823 ईस्वी से लेकर 1828 ईस्वी तक रहा था। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक हुआ था। तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था वह किसके शासनकाल में या किसके समय में हुआ था? तो किस गवर्नर के समय में हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। और 1826 के मध्य दोनों के बीच यानडू की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर सैन्य छावनी में विद्रोह इसके शासनकाल की प्रमुख घटना है। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत के गवर्नर जनरल। भारत के अभी जितने सारे थे लोग ये भारत के गवर्नर जनरल थे। यानी कि जो गवर्नर थे उन्हें अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो जिसमें सबसे पहला आता है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो इसका शासनकाल 2 बार रहा था। यानी कि यह 2 बार भारत पे शासन किया था। एक बार पहली बार आया था तो 1828 से 1833 ईस्वी तक यह भारत का गवर्नर जनरल रहा था और दूसरी बार में 1833 से 1835 ईस्वी तक रहा था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक एवं राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ एक कानून बनाकर धारा 17 के द्वारा विधवाओं का सती होना अवैध घोषित कर दिया गया। कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। किसकी सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया गया? तो कर्नल स्लीमैन की सहायता से। शिशु एवं बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया तथा नरबलि की प्रथा को भी बंद करा दिया। आगरा प्रेसिडेंसी का 1834 ईस्वी में निर्माण किया। 1834 ईस्वी में किस प्रेसिडेंसी का निर्माण किया? तो आगरा प्रेसिडेंसी का। 1835 ईस्वी का शिक्षा संबंधी मैकाले प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई। इसके शासनकाल में सरकारी सेवाओं में भेदभाव को समाप्त करने की घोषणा हुई थी। इसके शासनकाल में सरकारी सेवाओं में भेदभाव को समाप्त करने की घोषणा हुई थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में सभी न्यायालयों में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी गई तथा भारतीयों को भी उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया गया। चार्ल्स मेटकॉफ जो 1835 ईस्वी से लेकर 1836 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहा था। चार्ल्स मेटकॉफ ने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिया जिसके कारण इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। उसके बाद ये गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड ऑकलैंड। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई। किससे? गवर्नर जनरल ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई तो लॉर्ड ऑकलैंड ने। लॉर्ड ऑकलैंड था इसका शासनकाल 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक रहा था? तो 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक रहा था। इसी समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1839 से 1842 ईस्वी तक चला था तथा 1838 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा रंजीत सिंह एवं अफगान शासक शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि हुए। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड ऑकलैंड था। उसके बाद अगला गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड एलन बरो जिसका शासनकाल 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक रहा था।
इसने अगस्त 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। सिंध का अंग्रेजी राज में विलय किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1843 ईस्वी में किया गया था। इसमें चार्ल्स नेपियर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा उन्मूलन कानून को लागू किया गया। इसने कुशल आक्रमणता की नीति का पालन किया। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का जो शासनकाल था वह 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड हार्डिंग के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से लेकर 1846 ईस्वी तक चला था हुआ। लाहौर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। किसके समय में लाहौर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के प्रथम में। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के प्रथम के समय में हुआ था। उसके बाद ये गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड डलहौजी जिसका टाइम पीरियड 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा था। और जो ये लॉर्ड डलहौजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से लेकर 1849 ईस्वी तक हुआ तथा इसने 1849 में पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय कर दिया। पंजाब में अंग्रेजी राज का विलय कब किया गया? तो 1849 में ईस्वी में किया गया। और ये किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1851 से 1852 ईस्वी में हुआ तथा 1852 में लोअर बर्मा एवं पीगू या पेगो को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 ईस्वी में सिक्किम पर अधिकार कर लिया। जो लॉर्ड डलहौजी था वह सिक्किम पर अधिकार कब कर लिया? तो 1850 ईस्वी में। कब किया था? तो 1850 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत भारत के कई देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसने कर रहित जागीरों का पता लगाने एवं उसे वापस लेने के लिए 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की। इनाम कमीशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1852 ईस्वी में की गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। जो अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो 1856 ईस्वी में मिलाया गया। और किसके द्वारा मिलाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और ये किस आरोप पे यानी कि तो कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चलाई गई। 1854 ईस्वी में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1854 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में कोलकाता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत हुई। शिक्षा संबंधी सुधारों में 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच नीति लागू की गई जिसके तहत प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति हुई। सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। सेना का मुख्यालय शिमला में किसने ने स्थापित किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने स्थापित किया था तथा उसे अंग्रेजी साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। यानी कि जो शिमला था उसे अंग्रेजी साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसके समय में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई।